1845 से 1849 के बीच सिख साम्राज्य के उस चौंकाने वाले पतन की कहानी। तो सवाल यही उठता है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी, इतनी मजबूत ताकत इतनी जल्दी खत्म हो गई? सच कहूं तो ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज भी कई इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सिख साम्राज्य के उस दौर से जब उसका सूरज बुलंदी पर था। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में खालसा सेना, अरे भाई वो कोई मामूली सेना नहीं थी, एक अजेय शक्ति थी। सोचिए, उनके पास यूरोप के सबसे आधुनिक हथियार थे और अनुशासन ऐसा कि देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाएं। उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई फौज नहीं थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतनी बड़ी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। जल्द ही साम्राज्य की दीवारों में अंदर से ही दरारें पड़ने लगी। ये वो दरारें थीं जो धीरे धीरे इस मजबूत इमारत को खोखला कर रही थीं और हाँ, एक बड़े तूफान के आने का इशारा भी दे रही थीं। वो तूफान आया 1839 में, जब महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके जाते ही मानो सब कुछ बिखरने लगा। गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, दरबार साजिशों का अड्डा बन गया और एक के बाद एक कमजोर शासक आने लगे। असल में एक महान लीडर के बिना पूरा साम्राज्य जैसे बिना पतवार की नाव बन गया था। और यहीं पर हमें एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर दिखती है। एक तरफ थी खालसा सेना, ताकतवर, अनुशासित और एक साथ खड़ी हुई, और दूसरी तरफ था सिख दरबार, जहां कमजोर उत्तराधिकारी थे, साजिशों का बाजार गर्म था और कोई स्थिरता ही नहीं थी। मतलब फौज तो लड़ने के लिए एकदम तैयार थी, पर उसे सही दिशा दिखाने वाला, उसे कमांड करने वाला कोई था ही नहीं। और जब घर में ही ऐसी लड़ाई हो तो बाहर वाला तो फायदा उठाएगा ही, है ना? बस यही हुआ। ये जो अंदर की कलह थी, ये आखिरकार अंग्रेजों के साथ एक भयानक युद्ध में तब्दील हो गई। पहला एंग्लो सिख युद्ध। ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर का झगड़ा नहीं था, ये सीधी टक्कर थी। एक तरफ अंदर से कमजोर होता साम्राज्य और दूसरी तरफ अंग्रेज जो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे थे। तो ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे असल में 3 बड़ी वजहें थी। पहली तो ये कि खालसा सेना जो इतनी ताकतवर थी अब बेचैन हो रही थी, उन्हें एक्शन चाहिए था। दूसरी तरफ अंग्रेज भी पंजाब के मामलों में अपनी नाक घुसा रहे थे, लेकिन जो चिंगारी थी ना, उसको आग बनाया सिख सेना के सतलज नदी पार करने के फैसले ने। अंग्रेजों ने इसे सीधा सीधा युद्ध का ऐलान मान लिया। अब जब जंग का मैदान सजा तो सिखों ने दिखा दिया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। मुदकी की लड़ाई हो या फिरोज शाह की, उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अलीवाल की लड़ाई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहां सिखों को हार मिली और फिर सोबरॉन की आखिरी और निर्णायक लड़ाई ने पहले युद्ध का फैसला कर दिया। जीत अंग्रेजों की हुई। हार के बाद जो लाहौर की संधि हुई, वो सिखों के लिए बहुत अपमानजनक थी। सोचिए, उनका जालंधर दोआब का बड़ा और उपजाऊ इलाका छीन लिया गया, उन पर भारी जुर्माना लगा दिया गया और उनकी ताकतवर सेना को बहुत छोटा कर दिया गया। और सबसे बड़ी चोट, लाहौर में एक अंग्रेज अफसर को बिठा दिया गया जिसने एक तरह से सिख साम्राज्य की आज़ादी पर ताला ही लगा दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जाहिर है, इतने अपमान के बाद सिख चुप बैठने वाले नहीं थे। इस संधि ने लोगों के दिलों में गुस्से की एक आग जला दी थी और यही आग दूसरे युद्ध की वजह बनी। अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी के लिए एक आखिरी और शायद सबसे हताश लड़ाई। दूसरे युद्ध की वजहें तो बिल्कुल साफ थीं। अंग्रेजों के बढ़ते कंट्रोल के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब उबल रहा था और मुल्तान में जब दीवान मूल राज ने बगावत का झंडा उठाया तो इस उबलते गुस्से को एक चिंगारी मिल गई। ये अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने का आखिरी मौका था। और एक बार फिर जंग के मैदान खून से लाल हो गए। रामनगर की लड़ाई तो लगभग बराबरी पर रही, लेकिन चिलियावाला में, अरे वहां तो सिखों ने ऐसा कहर बरपाया कि अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पर अंत में गुजरात की लड़ाई, जिसे तोपों की लड़ाई भी कहा जाता है, वो फैसलाकुन साबित हुई। वहां अंग्रेजों को एक तरफा जीत मिली। ये जो बात कही गई है ना, ये बताती है कि सिखों ने क्या जबरदस्त टक्कर दी थी। चिलियावाला की लड़ाई तो ब्रिटिश सेना के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। उसने उनकी नींव तक हिला दी थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अंग्रेजों के लिए ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सिखों ने अपनी जमीन के लिए वाकई आखिरी दम तक लड़ाई की। गुजरात की लड़ाई के बाद सब कुछ खत्म हो गया। साल था 1849। सिख साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। उसे आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। पंजाब पर खालसा का शासन खत्म हो गया।
तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्यों? आखिर क्यों एक इतना ताकतवर साम्राज्य इतनी जल्दी ढह गया? चलिए अब इसके पीछे की असल वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हार के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह थीं। पहली, रणजीत सिंह के बाद कोई मजबूत लीडर नहीं आया। दूसरी, सिख दरबार में ही गद्दारी और साजिशें चल रही थीं। तीसरी, मानना पड़ेगा अंग्रेजों की रणनीति और डिप्लोमेसी बेहतर थी। और चौथी और सबसे जरूरी, वो थी लगातार की राजनीतिक अस्थिरता, जिसने साम्राज्य को अंदर से ही दीमक की तरह चाट लिया था। तो सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि सिख अपनी फौज की कमजोरी की वजह से नहीं हारे। नहीं, वो हारे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की नाकामी की वजह से। सच तो यह है कि एक ताकतवर से ताकतवर सेना भी एक कमजोर और अस्थिर सरकार को नहीं बचा सकती। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये इतिहास हमें एक फौज की ताकत और एक स्थिर सरकार के बीच जो गहरा रिश्ता होता है, उसके बारे में क्या सिखाता है। ये एक ऐसा सबक है जो मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था। अच्छा, जाने से पहले चलिए जल्दी से कुछ जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए काम आएंगे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखने से आपको पूरा टॉपिक समझने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।